हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है आज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इन इंडिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेस प्रॉपर्टी विवाद, संपत्ति विवाद से जुड़े हुए हैं। क्रिमिनल केसेस से भी आगे ग्राफ जो है वो संपत्ति विवाद का है। संपत्ति विवाद में एक बड़ी समस्या है फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। परिवार की संपत्ति का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इस संपत्ति का विभाजन कैसे होता है, इस संपत्ति पे किसका अधिकार है, बेटा, बेटी, पत्नी, मां, पिता। आज मैं इस एपिसोड में सब कुछ बताने वाला हूं। आपको समझना होगा कि एक संपत्ति परिवार में कैसे हस्तांतरित होती है, उस संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है और उस संपत्ति की प्रकृति, उसका नेचर क्या है। दोस्तों, दो तरीके की संपत्ति है। एक वो संपत्ति जो इंसान खुद अर्जित करता है, अपने पैसों से जो संपत्ति खरीदी गई, कोई प्लॉट खरीदा, कोई फ्लैट खरीदा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, अचल संपत्ति जिसे कहते हैं। वो संपत्ति जो चल नहीं सकती, अचल संपत्ति यानी जमीन, मकान, दुकान, फ्लैट, ये सब अचल संपत्ति हैं। और अचल संपत्ति की दो प्रकृति है, उसके दो नेचर हैं। एक अचल संपत्ति जो इंसान खुद अर्जित करता है, सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है दोस्तों, स्व अर्जित संपत्ति। और वही अचल संपत्ति दूसरे प्रकृति की होती है जो किसी व्यक्ति को उसके पीछे की जनरेशन से यानी दादा परदादा के समय से जो संपत्ति चली आ रही है, उस संपत्ति को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति, खानदानी संपत्ति भी कहते हैं। ये दो तरीके की संपत्ति है। कानून की फिलॉसफी बड़ी यूनिक है। एक और जहां पैतृक संपत्ति, खानदानी संपत्ति में हर उस इंसान का अधिकार होता है जो उस परिवार में जन्म लेता है। 2005 तक उस परिवार में अगर बेटी जन्म लेती है तो उसे प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं माना जाता था। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 अमेंडमेंट में ये प्रोविजन लाया गया। सेक्शन 6 के तहत ये प्रावधान लाए गए कि अब बेटी भी बेटे की तरह ही उस परिवार में, अपने पिता के परिवार में एक हिस्सेदार होगी, वो भी संपत्ति की मालिक होगी, उसे ये संपत्ति एक हिस्सेदार के तौर पे मिलेगी। ये प्रावधान आ गए। ये है सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस प्रावधान में बेटी को बेटे की तरह अधिकार दे दिया गया, प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दिया गया। बहुत बड़ा और यूनिक कानून था दोस्तों। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटी भी हिस्सेदार हो गई। अब कुछ यूनिक बातें मैं कर लूं। एक इंसान, एक व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति को छोड़कर चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो संपत्ति अब किसके पास जाएगी? उस व्यक्ति ने उस संपत्ति पे कोई वसीयत अगर नहीं बनाई है, कोई विल नहीं बनाई गई है, तो उस संपत्ति के उत्तराधिकारी सामने आते हैं। अब वो उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। उत्तराधिकारी में बेटा होता है, उत्तराधिकारी में बेटी होती है, उसकी पत्नी होती है, उत्तराधिकारी में उसकी मां होती है अगर वो जिंदा है तो। पिता नहीं होता, बाप उसके सक्सेसर में नहीं आता। ये सभी क्लास 1 हायर्स बोलते हैं इनको। वो एक लिस्ट है दोस्तों हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि क्लास 1 हायर्स, एक मेल पर्सन अगर बिना वसीयत खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो संपत्ति इन लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। यानी बेटी, बेटा, उसकी पत्नी विधवा जो होती है और उसकी मां, पिता को संपत्ति नहीं जाएगी। ये है कानून। पता नहीं पिता को क्यों नहीं रखा गया। कानून की अपनी कुछ समझ होगी जिसकी वजह से शायद पिता को हिस्सेदार नहीं बनाया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। वहीं अगर कोई फीमेल यानी स्त्री अपनी संपत्ति छोड़कर चली जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो संपत्ति उसके बेटे, बेटी और उसके पति में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है संपत्ति के हस्तांतरण का तरीका जब किसी की डेथ हो जाती है और उसने कोई वसीयत नहीं बनाई है। अब मैं बात करूं कि अगर कोई जिंदा है और उसने सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी, स्व अर्जित संपत्ति बना ली, अब उस संपत्ति को वो अपने 3 बेटे, 2 बेटियों में से किसी एक बेटे को देना चाहता है, तो क्या कानून उसे रोकता है? दोस्तों, मैं बता दूं कि कानून ने बिल्कुल ही मान्यता दी हुई है उसके इस अधिकार को कि वो अपनी संपत्ति को, स्व अर्जित संपत्ति, खुद से खरीदी हुई संपत्ति को किसी एक लड़के को, किसी एक बेटी को या किसी को भी देने से मना कर सकता है। वो
उस संपत्ति को जैसे मर्जी यूज करे, जिसे दे वो उसे सैलरीड बनाकर किसी को बेच दे, गिफ्ट डिड कर दे किसी परिवार के एक सदस्य को, एक बेटी को, दो बेटों को, जो मर्जी कर सकता है। वो स्व अर्जित संपत्ति की फिलॉसफी, उसका दर्शन यही है कि चूंकि आपने संपत्ति अर्जित की है, आपने संपत्ति बनाई है, तो आप जैसे मर्जी उस संपत्ति को यूज करो, जैसे मर्जी उस संपत्ति को एंजॉय करो, जैसे मर्जी उस संपत्ति का हस्तांतरण करो, उसे हटाओ, रखो ना रखो, एक को दो, जिसे मर्जी दो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। वहां उसकी कोई कंपल्सन, बाध्यता, उसके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है। लेकिन जो सामूहिक संपत्ति है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो खानदानी संपत्ति है दोस्तों, वहां जन्म के साथ ही बच्चा जो है उसका एक हिस्सेदार हो जाता है। वो पेट में है अगर, और उस वक्त कोई संपत्ति का विभाजन हो रहा है, तो उसका हिस्सा भी विभाजित होगा। यानी अगर मां की पेट में बच्चा है तो उसमें ही उसका एक हिस्सा निर्धारित हो गया। ये कहता है खानदानी संपत्ति का कानून, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लॉ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कानून है और इसके नेचर को समझना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर केस फाइल करना चाहता है, सूट फॉर पार्टीशन, मुझे बंटवारा करना है, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, कोर्ट में सूट फॉर पार्टीशन का मुकदमा कोई फाइल करना चाहता है, तो उसमें जितने भी मेल फीमेल यानी बेटा और बेटी हैं, उन सबको पार्टी बनाकर केस फाइल करना पड़ेगा। ये सभी हिस्सेदार हैं, क्लास 1 हायर्स हैं। अगर किसी बेटे की डेथ हो गई तो बेटे का कोई बेटा है तो वो अपने पिता के हिस्से को लेगा, बेटे का कोई बेटी है तो वो अपने पिता के हिस्से को लेगी। अगर बेटे के बेटे की भी डेथ हो गई तो उसका कोई फिर बेटा है या बेटी है तो वो इस हिस्से को लेगा। मतलब इंसान मर गया, खत्म हो गया, तो उसका वारिश, उसका उत्तराधिकारी अपने मां या अपने पिता के हिस्से में आ जाएगा। ये भी है कानून दोस्तों। तो किसी का हिस्सा खत्म नहीं हो सकता, वो उसमें उत्तराधिकारी है। कोई पागल हो, कोई विक्षिप्त हो, कोई सनकी हो, कोई पैरालाइज्ड हो, दिव्यांग हो, ये सारी चीजें उसके हिस्से को अफेक्ट नहीं करती। कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो पागल है, इसे तो हिस्सा नहीं मिलेगा, ये तो दिव्यांग है, इसे कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा जो खानदानी संपत्ति है। या फिर कोई सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है और उसके उत्तराधिकारी के तौर पे संपत्ति का विभाजन होना है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं की जा सकती। ये कोई भी आधार नहीं चलेगा किसी को उसके हिस्से से बाहर करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है दोस्तों, संपत्ति का ये कानून बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेटा अपने हिस्से के लिए सूट फॉर पार्टीशन फाइल करता है और उसने उसमें 2 और भाइयों को पार्टी बना दिया, लेकिन अपनी 2 बहनों को उसने पार्टी नहीं बनाई। तो ऐसी स्थिति में उसे ये बोला जाएगा कोर्ट की तरफ से, जज साहब की तरफ से, कि आप इसमें जो नेसेसरी पार्टी है, जो आपकी 2 बहनें हैं, उनको भी पार्टी बनाओ। तो कोई भी अगर ये प्लान करता है कि मैं सूट फॉर पार्टीशन फाइल कर दूं, तो सिर्फ भाइयों के बीच बांटने की पिटीशन ना फाइल करें, बहनों को भी उसमें पार्टी बनाएं। इसी शब्दों के साथ मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और अगर मेरी वीडियो पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। बाय बाय।